फ्रेंड्स, आज हम एक और नई आंसर राइटिंग वीडियो के साथ आए हैं। क्या है ना कि काफ़ी बच्चों को ये डाउट रहता है कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं। तो उनके लिए है कि भाई सबसे पहले अपने को क्या है, फ्रेमिंग सीखनी है कि आंसर फ्रेम कैसे करते हैं ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। एंड देन फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि इंट्रोडक्शन डालना है। इंट्रोडक्शन में आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। आप डायरेक्ट इंट्रोडक्शन लिखो और इसके अंदर क्या डालना है कि जो आपका करंट इश्यू है ना वो डालो, और जो आप उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो वो डाल दो। जैसे कि मैंने डाटा लोकलाइजेशन की सबसे पहले क्या डाल दी है, डेफिनेशन डाल दी है। एंड देन फिर उसके बाद मैंने जो करंटली न्यूज़ में क्यों है उसके लिए डाल दी है। फिर उसके बाद डाटा लोकलाइजेशन से क्या क्या सिग्निफिकेंस होंगे वो डाले हैं। एंड देन फिर थोड़ा सा इसको क्या किया है मैंने कि इसके चैलेंजेस या इसके फियर क्या हो सकते हैं वो डाले हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि क्यों ये आंसर आपको क्यों खास बना रहे हो, क्या चीज़ है जो इस आंसर को खास बनाएगी वो डालना है अपने को। ठीक है, नोट पॉइंट जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट प्रोस्पेक्टिव क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है इस आंसर का वो डालना है आपको। जैसा कि आप देख सकते हो ये गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी डाला कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार से इसने जगह बनाई इस आंसर ने। एंड देन फिर अपन डालते हैं वे फॉरवर्ड या वे मेजर्स, जो कि हमें ये बताएंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए, जो हम बताएंगे। ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें क्या है ना कि ये चीज़ें फिक्स होती हैं कि कैसे कैसे लिखना होता है आंसर को। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। एंड लास्ट में आपका कंक्लूजन होना चाहिए जो कि ऑप्टिमिस्टिक वे में होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा मैंने ऑप्टिमिस्टिक वे में नहीं रखा क्योंकि एक रीज़न था कि मैं क्या है ना कि टाइमिंग लगा के आंसर लिखता हूँ, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो मैंने इसको लास्ट में थोड़ा जो मेरे को चीज़ें दिमाग में आ रही थी ना वही लिखता चला गया मैं। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज डाटा लोकलाइजेशन। आर द डाटा लोकलाइजेशन इज रिक्वायरमेंट नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट क्रिटिकली एनालिसिस। ठीक है, तो डाटा लोकलाइजेशन है क्या। तो सबसे पहले मेरे को बताना था कि डाटा लोकलाइजेशन का मतलब होता है, या फिर डेटा लोकलाइजेशन जैसा भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन, किस प्रकार से सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन किसी भी डाटा की, हमारे देश में रहने वाले सभी सिटीजन्स की, उनकी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, सिक्योरिटी कैसे करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखती है देश में जो अपनी गवर्नमेंट, उसी को डेटा लोकलाइजेशन कहते हैं। रिसेंटली जो अंकटाड जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड डेवलपमेंट, उसने कहा है कि डेटा लोकलाइजेशन किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और क्यों होती है वो हम अब बताएंगे। तो सिग्निफिकेंस के बारे में बात की जाए तो सिग्निफिकेंस ये है कि इट शोज़ द सोवर्जिनिटी ऑफ द नेशन। सोवर्निटी बताता है क्या, संप्रभुता बताता है, क्योंकि हम किसी दूसरे मतलब किसी दूसरे देश को हम हमारा डेटा नहीं देंगे, खुद के देश में ही अपना सारा डेटा रहेगा, डेटा लोकलाइज रहेगा। तो ये किसको दर्शाता है, सोवर्जिनिटी को दर्शाता है कि हम किसी के दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी ना है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इट ऑल्सो प्रोमोट द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इससे क्या होगा कि भाई देखो डेटा लोकलाइजेशन होगा तो उसके अंदर चीज़ें भी चाहिए होंगी, वर्कर्स भी चाहिए होंगे, लेबर्स भी चाहिए होगी, कि किस हिसाब से मतलब स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होंगे कहने का मतलब। तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। इट इंक्रीज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेगा। इट आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट एंड ईज़ ऑफ डूइंग, मतलब किसी भी काम को करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी, सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, प्राइवेसी प्रोटेक्शन हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें। फिर रिस्क क्या क्या है या चैलेंजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या क्या है वो देखो। लोकल सर्विलेंस बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्या है, ग्लोबल मार्केटिंग का, कि हम ग्लोबलाइजेशन से बहुत दूर चले जाएंगे। डेटा सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा कंसर्न है इसका, मोनोपोली ना हो जाए कहीं मार्केट के अंदर, या फिर प्राइवेसी इशू जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जो कि इम्पोर्टेंस चीज़ डाली मैंने, द जनरल डाटा प्रोटेक्शन रूल GDPR इज़ इस्टेब्लिश्ड यूरोपियन यूनियन। सबसे पहले जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रूल था वो यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया गया। एंड देन फिर अपन भी उससे कुछ सीखने को ले सकते हैं, ये चीज़ें मैंने डाली है। फिर गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव मैंने डाला कि 2018 के अंदर BN श्री कृष्णन कमेटी थी, उसने क्या दिया था, एक
अपना एक लॉ दिया था तो उसको अभी तक पास नहीं किया गया है, ठीक है, वो बिल ही है अभी, तो ये कह सकते हैं कि उसको पास करना चाहिए। फिर उसके बाद आर्टिकल 21 जो कि राइट टू प्राइवेसी को ऊपर बताता है, तो वो भी बहुत बड़ा कंसर्न है। फिर उसके बाद देखते हैं वे फॉरवर्ड के अंदर क्या डाला है मैंने कि भाई हमें क्या है कि जो डॉक्टर कृष्णन BN कृष्णन है, उन्होंने जो लॉ दिया है, जो बिल ड्राफ्ट किया है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, कमेटी को रिव्यू करना चाहिए उस बिल को, ठीक है। हमें एक्टिवनेस लानी चाहिए अपने काम के अंदर, कुछ पनिशेबल इश्यूज़ होने चाहिए अगर प्राइवेसी के साथ कोई कुछ छेड़खानी करता है तो, या फिर नीड टू क्रिएट, लोगों के बीच में अवेयरनेस डाल दो, उन्हें एजुकेट कर दो, ठीक है। फिर लास्ट में मैंने लिखा है कि जैसे कि अभी एक इश्यू था कौन सा, कि पेगासस वायरस का, जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या लिया था, पेगासस वायरस लिया था इजराइल की एक कंपनी से, तो बस वही चीज़ें मैंने डाल दी। तो अपन जो कंक्लूजन था वो और बेस्ट हो सकता था, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक वे में हो सकता था, यहाँ थोड़ा सा नॉर्मल वे में डाल दिया मैंने, वायलेंट तरीके से डाल दिया, तो उसको सुधार सकते हैं। बाकी क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको फ्रेम करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले और आगे भेज दे। थैंक यू सो मच।